अगर आप जापान को बाहर से देखते हैं तो आपको दिखेंगे कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, रोबोट्स, जीरो क्राइम और रिच कल्चर, और कुछ ऐसी कंपनियां जिनकी राज पूरी दुनिया पर है। लेकिन अगर हम जापान को और नज़दीक से देखें तो जापान में कुछ लोगों की जिंदगी एक अलग ही अंधेरे में है। जापान में कुछ ऐसे लोग हैं जो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो पाए और वो बाकी दुनिया से काफ़ी अलग रहते हैं, क्योंकि ना तो उनको जॉब मिल रही और ना ही एक अच्छी लाइफ, जिसकी वजह से वो गलत आदतों का शिकार हो रहे हैं और अपराध में शामिल हो रहे हैं। और इनकी संख्या जापान की पूरी आबादी का 15% है और माना जा रहा है कि इनकी वजह से जापान का फ्यूचर एक बहुत ही बड़े खतरे में है। द डार्क साइड ऑफ जापान एंड द लॉस्ट जनरेशन। 1980s में जहां जापान को एक अगला सुपर पावर के तौर पे देखा जा रहा था, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जापान अमेरिका को पीछे करके दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बन सकता है। आज जिस तरह से हम चाइना को देख रहे हैं, ठीक उसी प्रकार जापान ग्लोबल इकोनॉमी पर कब्जा करते जा रहा था। इस ग्रोथ से सबसे ज्यादा परेशान था अमेरिका। उस समय अमेरिका के न्यूज़पेपर में यह हेडलाइन होता था कि जापान जल्द ही पूरे अमेरिका को खरीद लेगा। यहाँ तक कि कई सारे हॉलीवुड मूवीज जैसे कि ब्रूस विल, डाई हार्ड और द राइजिंग सन में भी यह दिखाया गया है कि कैसे जापान की कंपनियां पूरी दुनिया पर हावी हो जाएगी। और ये सब इसलिए मुमकिन था क्योंकि जापान की इकोनॉमी लगातार 3 दशक से ग्रो कर रही थी, और इसके ग्रोथ का कारण इसके यूनिक इकोनॉमिक सिस्टम में छुपा था, जो यूरोप, अमेरिका और दुनिया की कई सारे देशों से कहीं ज्यादा अलग थी। यह सिस्टम कई सारे कॉर्पोरेट कार्टेल और जापानीज गवर्नमेंट के सपोर्ट से तैयार हुआ था। इस कार्टेल को जापान में केरेत्सु कहते हैं, जहां बड़ी बड़ी कंपनियों का एक ग्रुप होता है जिसमें सभी एक दूसरे की बिजनेस में इन्वेस्ट किए रहते हैं। इन कंपनीज को गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करती है, जिनकी वजह से इन्हें जापान की नेशनल बैंक से लोन भी बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इन कंपनीज के पास फॉरेन मार्केट में एक्सपेंड करने के लिए पैसों की कोई कमी नहीं होती है। और वहीं दूसरी ओर जापानीज गवर्नमेंट ने फॉरेन कंपनीज को जापान में एक्सपेंड करने से रोक लगा दी थी। यह तरीका किसी भी कंट्री के लिए सही नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी इससे जापान की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही तेजी से हो रही थी और जापानीज कंपनी धीरे धीरे अलग अलग मार्केट्स को कब्जा कर रही थी। इसके कारण अब लोगों को यह विश्वास हो गया था कि अगर वह अच्छे से पढ़कर एक यूनिवर्सिटी डिग्री हासिल कर लें तो उन्हें किसी भी कंपनी में एक हाई पेइंग और सिक्योर जॉब मिल जाएगी। और अगर देखा जाए तो जापान काफी तेजी से ग्रो 1991 आने तक जापान वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका था, और इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण वहां की रियल एस्टेट प्राइस और वहां की कंपनीज का शेयर भी काफी तेजी से बढ़ रहा था, जिसके कारण लोग यह सोचने लगे कि आज वो जितना इसमें इन्वेस्ट करेंगे फ्यूचर में उन्हें इतना ही प्रॉफिट मिलेगा। वहीं पर जापान की नेशनल बैंक बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के हर किसी को लोन दे रही थी, लेकिन यह सिलसिला ज्यादा दिनों तक नहीं चला और जिससे यह बबल बस्ट हुआ, जिसके कारण जापान की इकोनॉमी बहुत ही तेजी से गिरने लगी। हुआ ये कि 90s के टाइम पर जापान का शेयर मार्केट 43% गिर गया और इसका सबसे बड़ा असर रियल एस्टेट की कीमत पर हुआ, जिसके बाद लोगों का भरोसा जापानीज शेयर मार्केट से उठ गया था और अब कोई भी जापान की कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। बाद में जब इस पर जांच किया गया तो पता चला इसके पीछे करप्शन, इनसाइडर ट्रेडिंग, फ्रॉड और रिश्वतखोरी है। और तो और बिना सोचे समझे लोन देने की वजह से बहुत सारी ज़ॉम्बी कंपनियां बन गई थी जो कब का बैंकरप्ट हो गई थी, लेकिन गवर्नमेंट के पैसों पर वह पल रही थी। जिस जापान को इकोनॉमिक टाइगर बोला जा रहा था, अब वो सिक मैन ऑफ एशिया के नाम से जाना जाने लगा। इकोनॉमिक ग्रोथ का स्लो होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 2020 के वक्त बहुत सारी देशों का इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गया था, लेकिन जापान के केस में ये कुछ अलग था। और जापान की उस फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वह पूरी जनरेशन उसका खामियाजा भुगत रही है और लाखों लोग इससे अभी भी उभर नहीं पाए हैं। पर ऐसा क्यों, इसे समझने के लिए हमें जापानीज वर्क कल्चर को देखना होगा और साथ ही साथ हायरिंग कल्चर को भी, क्योंकि इनके वर्किंग कल्चर और हायरिंग कल्चर में ऐसी कई सारी यूनिक चीजें हैं जो इन्हें दुनिया की कई सारे जॉब मार्केट से अलग बनाता है। दरअसल जापान के अंदर कॉर्पोरेट करियर की शुरुआत सुजुकी कत्सुडो से होती है, जो कि एक यूनिक जापानीज जॉब हंटिंग प्रोग्राम है, जहां पर स्टूडेंट ग्रेजुएट होने के 1 साल पहले ही इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। इस जॉब हंटिंग में जापान के बड़ी बड़ी कंपनियां मास लेवल पर स्टूडेंट को हायर करती है। यह प्रोग्राम साल में सिर्फ एक बार ही होता है और अक्सर अप्रैल के महीने में सुजुकी कत्सुडो के खत्म होने पर जापानीज कंपनियां स्टूडेंट को हायर करती है और इस तरीके से जापान में लोगों को जॉब मिलता है।
पर यह जॉब उन्हें तब तक करना पड़ता है जब तक सुशिन कोयो पॉलिसी के तहत वह रिटायर नहीं हो जाते। सुशिन कोयो पॉलिसी जापान में लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना जाता है, जो कि वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियों में आम बात है। यहाँ पर नए एम्प्लॉयज को हायर करने के बाद कंपनीज उन्हें फ्यूचर एग्जीक्यूटिव बनने में ट्रेन करती है, जहाँ पॉलिसी के अकॉर्डिंग जॉब मिलने से लेकर रिटायरमेंट तक कोई भी उस कंपनी को छोड़ नहीं सकता। और अगर किसी व्यक्ति ने उस कंपनी को छोड़ा तो उसके लिए दूसरा जॉब मिलना कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन 90s के इकोनॉमिक बबल बस्ट के कारण ये रिचुअल खत्म हो गया। हुआ ये कि लगभग सारी कंपनियां न्यू यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को हायर करना पूरी तरीके से बंद कर दिया और यह सिलसिला 10 सालों तक यूं ही चलता रहा। अब यह उन लोगों के लिए तो अच्छा था जो पहले से ही जॉब कर रहे थे, क्योंकि नए एम्प्लॉयज के ना आने के कारण उनकी जॉब और भी ज्यादा सिक्योर हो गई थी। लेकिन जो लोग ग्रेजुएशन कर न्यू जॉब की तलाश में निकले थे उनकी हायरिंग बंद हो गई थी। और कई साल बाद फिर जब कंपनियों ने हायरिंग शुरू करी तब वो पुराने ग्रेजुएट्स की जगह न्यू ग्रेजुएट्स को नौकरी दे रहे थे। इस कारण जिन लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन 90s में ही कंप्लीट कर ली थी उन्हें जॉब नहीं मिला और मजबूरी में छोटे मोटे लो पेइंग जॉब करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करना पड़ा। इस पूरे समय को एम्प्लॉयमेंट आइस एज के नाम से जाना जाता है। इस क्राइसिस के 10 साल बाद भी जापानीज इकोनॉमी रिकवर नहीं कर पाई। इसके चलते 2000 के दशक में बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिल पाई और तो और 2010 में भी सेम सिचुएशन थी। इस पूरे 30 साल के पीरियड को लॉस्ट डेकेड का नाम दिया गया है और इस लॉस्ट डेकेड में पूरी जापानीज सोसाइटी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। यही कारण है कि आज जापान में 30, 35 और 40 साल के उम्र के ज्यादातर लोग जॉब मार्केट से पूरी तरह गायब हो चुके हैं और अपने पेरेंट्स के साथ सोसाइटी से कट कर रहते हैं। वह कभी भी आर्थिक रूप से मजबूत हो ही नहीं पाए कि अपनी फैमिली की शुरुआत कर सकें। जापान का 15% पॉपुलेशन यानी कि 17 मिलियन लोग लॉस्ट जनरेशन का हिस्सा हैं, जो किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग अपनी 30 से 40 साल की उम्र में सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली, बच्चों की एजुकेशन, कार और घर को देखना पड़ता है। इन चीजों से मार्केट में पैसा आता है और देश की इकोनॉमी बढ़ती है। लेकिन जापान में इस उम्र के लोग बहुत कम हैं। वैसे जापान की परेशानी लॉस्ट जनरेशन ही नहीं बल्कि सुपर एजिंग भी है। एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे जापान में 30.8% पॉपुलेशन 65 या उससे ऊपर की है और इनकी संख्या बाकी देशों के मुकाबले काफी तेजी से बढ़ रही है। और इसका एक बड़ा कारण है कि लॉस्ट जनरेशन के लाखों लोगों ने अपनी फैमिली को आगे बढ़ाया ही नहीं और ऐसा माना जा रहा है कि 2050 तक जापान में 65 और उससे ऊपर के उम्र वालों की संख्या 15 से 64 साल के लोगों से ज्यादा हो जाएगी और ये जापान के फ्यूचर के लिए एक बहुत ही खतरनाक चीज होगा। आमतौर पर दुनिया की सभी देशों में यह नियम है कि एक एम्प्लॉय जो टैक्स पे करता है, गवर्नमेंट उन पैसों को कई सारे स्कीमों के जरिए सीनियर सिटीजन्स तक पहुंचाती है ताकि वे अपने रेगुलर खर्चों को पूरा कर सके। लेकिन जापान में यह किसी भी तरह मुमकिन होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि यंग लोगों से ज्यादा वहाँ सीनियर सिटीजन्स है। इसलिए यंग लोगों का पैसा सीनियर्स के लिए सफिशिएंट नहीं हो सकता। ऐसे में ये जापान की आखिरी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यह देश एक और चीज से परेशान है जिसका नाम है हिकिकोमोरी। ये जापान के वो लोग हैं जो अपनी मर्जी से खुद को घर में बंद कर लेते हैं और सोसाइटी के साथ साथ अपने आप को सोशल मीडिया से भी दूर रखते हैं। ये लोग ना तो कभी अपने घर से बाहर निकलते हैं और ना ही किसी से मिलते जुलते हैं। ये पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होकर रह जाते हैं। करंटली जापान में 10 लाख से ज्यादा लोग हिकिकोमोरी का शिकार हैं। साथ ही एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि यह नंबर आने वाले कुछ सालों में 1 करोड़ के पार जा सकता है और ये जापानीज इकोनॉमी के लिए बहुत ही बुरी खबर है। इसका रीजन यह है कि इस देश में एक बहुत ही स्ट्रिक्ट वर्किंग कल्चर है जो सदियों से चला आ रहा है। इस वर्क कल्चर में सख्त नियम की वजह से एम्प्लॉयज को घंटों तक काम करना पड़ता है। आज भी वहां पर बहुत सी ऐसी कंपनीज है जो साल में सिर्फ एक बार ही हायरिंग करती है। साथ ही यह कंपनी लाइफ लॉन्ग पैटर्न को भी फॉलो करती है। इससे एम्प्लॉयज के लिए ब्रेक लेना या जॉब में फेल होने के बाद सेकेंड जॉब में चांस पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज जापानीज गवर्नमेंट वहां की लॉस्ट जनरेशन और हिकिकोमोरी के साल दर साल बढ़ते नंबर को देखते हुए काफी ज्यादा परेशान है और इससे होने वाली इकोनॉमिक लॉस से भली भांति वाकिफ है। इसलिए उन्होंने हाल ही में यह अनाउंस किया है कि वह लॉस्ट जनरेशन और हिकिकोमोरी को दोबारा से नॉर्मल लाइफ जीने में मदद करेंगे। और अगर जल्दी ही इन परेशानियों का कोई सॉल्यूशन नहीं मिला तो ऐसा भी हो सकता है
कि यह देश बर्बादी के कगार पर आ जाए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें यह जरूर बताएं कि आप अगला वीडियो किस पर देखना चाहते हैं। बाकी आपका बहुमूल्य समय देने के लिए